Hello, welcome to all on YouTube channel. फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच इज वेरी इम्पोर्टेंट विच कमिंग इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो टॉपिक हमारा था सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो इस टॉपिक पे दो वीडियो हम लोग देख चुके हैं, इससे पहले बन चुका है। उसी के आगे हम लोग तीसरा ये कंटिन्यू वीडियो उसी पे बना रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अभी टॉपिक हमारा चल रहा है, एक ही टॉपिक है, सोयल एक्सप्लोरेशन और सोयल स्टेबलाइजेशन। तो सोयल एक्सप्लोरेशन में मोस्टली जो लास्ट हम लोग देखे होंगे न्यूमेरिकल, तो उसमें सोयल सैंपल और सोयल सैंपलर से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। तो ये भी हम लोग सोयल एक्सप्लोरेशन के अंदर भी पढ़ रहे हैं। तो उसी का आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है उसके आगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे टू इम्पॉर्ट कोहेजन, मतलब या ऐसी कौन सी मटेरियल्स या मीडियम है जिस जो सोयल के अंदर हम लोग ऐड करने से वो कोहेजन नेचर को इंक्रीज करता है। तो वाटर है, एस्फॉल्टिक एमल्सन्स है, या लाइम है, पाउडर सोडा है। तो इसका आंसर था एस्फॉल्टिक एमल्सन। तो ये हम लोग जब किसी सोयल को के अंदर सॉलिड मटेरियल के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो एस्फाल्टिक इमल्सन की तरह, यानी ये कोहेजन नेचर को बढ़ाने लगता है, कोहेजन एस्फाल्टिक इमल्सन। तो उसके आगे ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिस्टर्ब सोयल सैंपल इज यूज्ड। तो अनडिस्टर्ब सोयल सैंपल इज यूज्ड इन कंप्रेस्ड एयर सैंपलर। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि थिक वॉल सैंपलर में तो अनडिस्टर्ब मिलता नहीं है, इसमें देखेंगे तो इसमें थिक वॉल सैंपलर में तो आपका डिस्टर्ब मिलेगा। केयर कटर नहीं होता, कोर कटर के अंदर भी वही चीज़ है। रोटरी सैंपलर के अंदर यह हार्ड रॉक या स्टिफ सोयल के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आपका कंप्रेस्ड एयर जो सैंपलर है उसमें सोयल कम डिस्टर्ब होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखें, फॉर ऑब्टेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल कंप्रेस्ड एयर सैंपलर आर यूज्ड। It's enable the sample to be removed from the ground into the air chamber and then lifted to the ground surface without contact with the water। मतलब ये एक ऐसी यह ट्यूब होगी जिसके अंदर एयर सर्कुलेशन होता है। एयर सर्कुलेशन होगा तो बॉन्डिंग ज़्यादा नहीं होती है, कंपैक्शन नहीं होगा। तो जो पार्टिकल हैं वह स्टैटिक कंडीशन में बने रहते हैं और उसी को नीचे से कट होगा और वहाँ पे आएगा, फिर वही वैसे को वैसे वो ऊपर आ जाता है बिना वाटर के साथ रिएक्शन किए हुए। तो वह कम कम रिमोल्डेड होता है, कम डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए एयर कंप्रेस्ड अगर दिख रहा है तो इसका मतलब यह है अनडिस्ट्रीब्यूटेड सोयल सैंपल वहाँ पे मिलेगा। फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सैंपल टू लेबोरेटरी, यानी कोई सोयल सैंपल है उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करके लेबोरेटरी के अंदर ले जा रहे हैं, सैंपल ही, तो उस सैंपल को हम लोग क्या बोलेंगे। द हम लोग पढ़े थे ये डेफिनेशन कि उसको बोलते हैं ब्लॉक या रैप्ड सोयल सैंपल। अगर किसी फील्ड से कोई सैंपल हम ला रहे हैं ब्लॉक फॉर्म में या उसको कर्व शेप में बना के उसको बोलते हैं ब्लॉक्ड सैंपल या चंक सैंपल भी बोलते हैं। तो रैप्ड इन द वैक्स वेपर, अब वैक्स पेपर तो ये होता है अनडिस्टर्ब नेचर का होता है। पहली बात तो ये है, जो ये सोयल होगी ये अनडिस्टर्ब होगी। तो यह अनडिस्टर्ब की कैटेगरी में आता है, अनडिस्टर्ब सोयल सैंपल। अनडिस्टर्ब सोयल सैंपल होता है
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा या ऑप्शन ए, रेप्ड इन वेक्स पेपर मिक्सड विद द अदर सैंपल। तो ये इस लेबोरेटरी में लाएंगे तो जो एरर के साथ जो होगा वो रिजल्ट मिलेगा। गिवन गिवन डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बिंग करेंगे तो डेंसिटी जो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। तो हम लोग अनडिस्टर्ब सोइल सैंपल लाने का प्रयास करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एक्सप्लेनेशन देखें, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सोयल सैंपल टू लेबोरेटरी द सैंपल कैन बी कट आउट, यानी कटते हैं तो कर शेप में ट्रिम्ड करते हैं। ट्रिम्ड इनटू एनी रेगुलर शेप, द सैंपल आर देन wrapped in the wax paper or polythene sheet. It is given as a wax coating. Next question, a soil sampler, a soil sampler has inner and outer diameter, outer radii of तो इनर और आउटर डायमीटर दिया है। इनर डायमीटर कितना है 25 एंड आउटर डायमीटर 30 रेस्पेक्टिवली। देन द एरिया रेशियो, तो एरिया वी नो दैट द एरिया रेशियो AR इक्वल्स टू डी आउटर का स्क्वायर, माइनस डी इनर का स्क्वायर डिवाइड बाई डी इनर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100, ये फार्मूला होता है। तो आउटर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी आउटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो डी नॉट प्लस डी आई एक ब्रैकेट के अंदर हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो गया डी नॉट यानी आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर डिवाइड बाई डी आई इंटू डी आई मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, तो 25 प्लस 30 इक्वल टू 55 इंटू 30 माइनस 25 5, तो 5 डिवाइड बाई 25 इंटू 25 तो 5 इज द और ये हो गया 11, तो 11 इंटू 100 डिवाइड बाई 55, तो ये हो गया, तो 44 आंसर हो जाएगा, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लिस्ट वन मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट वन बोल रहा टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, बोल रहा टाइप ऑफ एक्सप्लोरेशन विद द लिस्ट टू सोयल प्रोफाइल। तो कौन सा टाइप्स ऑफ सोयल एक्सप्लोरेशन कब करते हैं और सोयल कंडीशन कब होता है उसके लिए। तो दोनों अलग से। लिस्ट वन बोल रहा है कि डायमंड कोर कटर ड्रिलिंग। अब डायमंड कोर कटर ड्रिलिंग अगर देखें हम लोग, डायमंड कोर कटर ड्रिलिंग, तो इस तरह से डायमंड कोर कटर ड्रिलिंग यानी कटिंग जो बीट है वो डायमंड शेप में है, यानी थिकनेस भी इसका ज़्यादा है, कटिंग एज का, कटिंग बिट की बात कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर रॉकी सॉइल है वहाँ पे हम लोग ये यूज करते हैं डायमंड कोर कटर ड्रिलिंग। तो रॉक फॉर्मेशन यहाँ पे यूज करेंगे डायमंड कोर कटर ड्रिलिंग।
So in diamond core cutter drilling, the drill used in the diamond encrusted drill bit to drill through the rock. तो इसका ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, आपका हो गया 2। और इनकेस्ड सैलो वास बोरिंग इनकेस्ड, तो ये दो तरह के होते हैं, केस्ड और इनकेस्ड। हम लोग केस्ड वहाँ यूज करते हैं केस्ड टाइप का जब भी कोई सॉफ्ट सॉइल के लिए यूज करते हैं केस्ड वास बोरिंग, यानी सॉफ्ट सॉइल यानी कोहेसिव सॉइल। क्लेई सॉइल के केस में हम लोग केस्ड वास बोरिंग यूज करते हैं, यानी अगर सॉइल को हम लोग एक्सकेवेट करके बाहर निकाले और फिर उसी बोरहोल के अंदर अगर नहीं गिर रहा है, बोरहोल के अंदर नहीं गिर रहा, तो ऐसे जगह हम लोग को केस्ड वाश बोरिंग यूज करते हैं। और इन केस्ड हम लोग यूज करते हैं अगर थोड़ा सा सिल्टी सैंड नेचर का है, एक्सकेवेशन करने के बाद अब वो स्टेबल नहीं रहता है, कुछ टाइम बाद वो क्या करता है, अब वो बोरहोल के अंदर ही चला जाता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इनकेस्ड वाश बोरिंग। तो केस्ड बोरिंग इज डन फॉर द लार्जर डेप्थ इन कोहेसिव और कोहेजनलेस soil. In cohesive or cohesionless soil, casing prevent the falling into the bore. तो केसिंग लार्ज डेप्थ के लिए यूज करते हैं, इन केस सैलो डेप्थ के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें केस्ड का, तो एक्सप्लोरेशन अप टू द सैलो डेप्थ बिलो द ग्राउंड लेवल, तो ये हो जाएगा हमारा 4-1 बी सही है। 1 तो यहाँ पे देखेंगे मीडियम स्ट्रॉन्ग कोहेसिव सॉइल के लिए यूज करते हैं, मीडियम स्ट्रॉन्ग कोहेसिव सॉइल, तो इन केस्ड हो जाएगा मीडियम स्ट्रॉन्ग कोहेसिव सॉइल, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल हो गया, तो यहाँ इसके लिए तो यूज करते हैं केस्ड, तो ये भी नहीं होगा। और एक्सप्लोरेशन अप टू द सैलो डेप्थ बिलो द ग्राउंड लेवल, अब बिलो द ग्राउंड लेवल तो यहाँ पे ये फॉलो होगा नहीं, केस्ड अनकेस्ड, और टाइप सॉइल नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब बी का जो रहेगा, बी का 1 ही होगा, मीडियम स्ट्रॉन्ग कोहेसिव सॉइल यूज करेंगे। ओपन पिट एक्सकेवेशन तो सैलो डेप्थ के लिए हम लोग करते हैं, जो मैनुअली ऑपरेटेड होगा, तो सैलो डेप्थ, ये 4 हो गया। और बचा एक केस्ड बोरिंग, तो केस्ड बोरिंग सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल एंड कोहेजनलेस सॉइल के लिए अप्लाई करते हैं, एक्सप्लोरेशन अप टू द रिलेटिव लार्ज डेप्थ, तो ये हो गया केस्ड बोरिंग के केस में। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए रिकवरी रेशियो ऑफ लेस देन 1, रिकवरी रेशियो लेस देन 1 इम्प्लॉय द सॉइल इज कंप्रेस्ड, तो ये सही बोल रहा कंप्रेस्ड। अगर हम लोग रिकवरी रेशियो देखें एल आर, रिकवरी रेशियो एल आर इक्वल टू लेंथ ऑफ सोयल इन सैम्पलर, तो क्या होता था लेंथ ऑफ सोयल सैंपल, नीचे क्या लेंथ ऑफ सोयल होता है, ऊपर लेंथ ऑफ सोयल और नीचे होता है लेंथ ऑफ सैंपलर, लेंथ ऑफ सैंपलर मल्टीप्लाई बाय 100 ये होता है। तो लेंथ ऑफ, अब यहाँ पे कितना लेंथ है सोयल का जो इंसर्ट हुआ उसका लेंथ, तो अगर ये आपका लेस देन 1 है, लेस देन 1, अगर एल आर इज इक्वल टू, अगर देखें एल आर ग्रेटर देन 1, अगर एल आर की वैल्यू 1 आ रहा है, एल आर की वैल्यू 1 है, तो हम लोग बोलते हैं गुड रिकवरी। एल आर की वैल्यू अगर 1 है जिसको बोलते हैं गुड रिकवरी, और एल आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आ रहा 1, तो ग्रेटर देन 1 आने का मतलब ये है कि ऊपर वाली लेंथ ज़्यादा होगी नीचे वाली लेंथ से, तभी 1 से ज़्यादा आएगा। अब देखेंगे ध्यान से, लेंथ ऑफ सोयल ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर सैंपलर का लेंथ इतना ही है, फिक्स्ड है, लिमिटेड है, डेफिनिट है, तब भी सोयल
इतना ज़्यादा इंसर्ट करके जा रहा है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा लेंथ तक फैल जा रहा है, इसका मतलब स्वेलिंग नेचर है। अगर स्वेलिंग नेचर होगा स्वेल, तो कम जैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे सैम्पलर को स्वेल के अंदर, वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, पूरी लेंथ भर जाएगा। तो इसमें स्वेलिंग नेचर आता है अगर ग्रेटर देन है, और वन अगर लेस देन वन है, एल आर का मतलब लेस देन वन, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कम है। तो इंसर्ट जितना लेंथ हम लोग करते हैं सॉइल सैंपल के अंदर, उस सैंपलर के अंदर कम लेंथ तक ही इंसर्ट हो पाता है। तो इसका मतलब ये सोयल का नेचर जो है स्टिफ नेचर का है, कंप्रेस्ड नेचर का है। तो एल आर लेस देन वन तो कंप्रेस्ड हो गया, और एल आर ग्रेटर देन वन इट इम्प्लाइज दैट सोयल इज स्वेल्ड। तो वन एंड टू आर करेक्ट, वन ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे तो ये रॉन्ग है। ए रिकवरी रेशियो ऑफ लेस देन वन इट कंप्रेस्ड सोयल होता है, गलत लिखा है। ए रिकवरी रेशियो ग्रेटर देन वन, तो ग्रेटर देन वन के लिए स्वेलिंग स्वेल्ड होता है, उल्टा लिख दिया है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया। तो ऊपर के दो ऑप्शन सही हो गए, तो ए एंड बी आर करेक्ट, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Obtaining reliable property of the soil is very important in the geotechnical engineering. The chunk imply obtained from the field are best for his purpose. तो chunk imply may be easily to be obtained at all depth below the ground level and for all types of soil. तो ये चंक के बारे में दिया है, यानी ब्लॉक सॉयल के बारे में। तो पहला तो सही लग रहा है कि हर जगह प्रीफर करते हैं जो टेक्निकल चंक सिंपल हो, चंक सिंपल हो, तो ये सही लग रहा है। दूसरा नहीं, ऑल सॉयल तो नहीं हो सकता चंक। तीसरा अनडिस्टर्ब सॉयल सैंपल आर इंक्लूज इन द रग्ड कंटेनर एज सच दे डू नॉट गेट डिस्टर्ब इजीली ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1 and 3, तो डी आंसर इसका हो जाएगा सही, डी आंसर हो जाएगा सही। तो chunk sample in the category of fall in the category of uh, fall in the category of undisturbed sample, so they give the reliable property of the soil. Chunk sample are obtained from the bottom of pit, so they cannot be obtained from very large depth because advancing a pit to large depth is difficult. uh, Soil must have some cohesion as they include in the rugged container, they can be easily handleable and transportable, तो इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द सैम्पलिंग ऑपरेशन द ड्राइव सैंपल इज एडवांसिंग, द ड्राइव सैंपलर इज एडवांसिंग, तो सैंपलर का लेंथ कितना है 600 mm दिया है, द लेंथ ऑफ सैंपल रिकवर इज, सैंपल का लेंथ कितना 525 दिया है। व्हाट इज द रिकवरी रेशियो, तो एल आर इक्वल टू, हम लोग जानते हैं एल आर इक्वल टू लेंथ ऑफ सोयल डिवाइड बाई लेंथ ऑफ सैंपलर, तो सोयल कितना 525, 525 डिवाइड बाई 600, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.815, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। A sampling tube of cutting edge, a sampling tube of cutting edge used for the extracting the sample. The sampling tube has the following dimensions: the inner diameter of the cutting edge, inner DC है, inner diameter है, और diameter of cutting edge, outer diameter of cutting edge क्या है, DW है, outer diameter। तो
ये है आपका डीसी, ये आपका डीसी, और ये आपका डीडब्ल्यू है। डीडब्ल्यू है, क्या पूछा है? डायमीटर ऑफ सैंपलिंग ट्यूब, इनर डायमीटर डी एस है, आउटर डायमीटर। तो एरिया जैसे पूछा तब से सैंपलिंग का डेप्थ से मतलब ही नहीं है। तो एरिया ए आर इक्वल टू कटिंग एज पोर्सन में देखते हैं, तो आउटर का स्क्वायर माइनस इनर का स्क्वायर डिवाइड बाई इनर का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इन सिस्मिक एक्सप्लोरेशन मेथड वेलोसिटी 1 and 2 are 1 equals to 600 meter per second and 2 equals to 400 meter per second. The distance corresponding to the break point of velocity, तो ब्रेक पॉइंट वेलोसिटी डिस्टेंस दिया है। बेस्ड ऑन द डिटेल व्हाट इज द डेप्थ ऑफ ओवरबर्डन, तो ये सवाल का स्टेटा था। तो v1 की वैल्यू अलग दिया है, v2 की वैल्यू अलग दिया है, और एक्शन की वैल्यू यहाँ पे जियो फोन और सोर्स के बीच में डिस्टेंस दिया है 30 मीटर। तो हमने पूछ रहा है हाइट ऑफ ये ओवरबर्डन, तो ये पूछ रहा है एच की वैल्यू। तो हम लोग पढ़े थे एच इक्वल टू होता था एक्शन बाई टू डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ जियो फोन डिवाइड बाई टू अंडर रूट v2 माइनस v1 v2 माइनस v1 डिवाइड बाई v2 प्लस v1। तो ये हो जाएगा 30/2 और ये था आप 4000 माइनस 600 डिवाइड बाई 4000 प्लस 600, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 12.9 मीटर। ऑप्शन सी 12.9 मीटर, ऑप्शन सी राइट आंसर। Consider the following statement. Consider the following statement: the soil obtained from the was boring is a representative soil sample. The recovery ratio will be high during the sound soil. तो दूसरा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही नहीं है। The soil obtained from the was boring is representative नहीं होता है, representative soil sample नहीं होता है, कोहेसिव नेचर का होता है। hollow stem agar are sometime used to drill hole in silty sand, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हो जाएगा 2 and 3rd ऑप्शन से। ऑप्शन सी हो जाएगा। सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम द वास्ट बोरिंग इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एज soil get mixed with water and float up through the annular space between the casing pipe and drill rod। तो ये तो सही नहीं है, पहला सही नहीं था इसलिए। फॉर साउंड रॉक रिकवरी रेशियो, साउंड रॉक रिकवरी रेशियो इज हाई इज साउंड रॉक वी ऑब्टेन इन नेट और करिंग ड्रिलिंग। तो अगर ड्रिलिंग इज इफेक्टिव इन soil that have some stickiness, the soil that do not process stickiness such as the sand agar are not able to be create a hole because in the lifting process the soil particles fall back into the borehole closing the hole। agar drilling is thus most effective in clay, silty clay, etc. Hollow stem agar are sometimes used in the silty sand and sand gneiss, the agar itself serve to keep the hole stable। तो उस केस में वही हम लोग पढ़े थे केस्ड अनकेस्ड। तो केस्ड जो वाला था, केस्ड जो बोरिंग होती है वही यहाँ पे हालो स्टेम अगर के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैशिंग लिफ्ट है, पहला बोल रहा है जियो फिजिकल मेथड है, और सेकंड एसपीटी एंड थर्ड डीसीपीटी एंड फोर्थ पिस्टन टाइप सैंपलर।
तो जियो फिजिकल मेथड हम लोग पढ़े थे कि लार्ज एरिया में अगर सोयल एक्सप्लोरेशन एक साथ एक ही टाइम में करना है और इनिशियल टाइप का करना है, स्टार्टिंग सर्वे करना है वहाँ पे, तो हम लोग जियो फिजिकल मेथड प्रीफर करते हैं। तो अगर इसमें ऑप्शन में लिस्ट टू से देखें तो रिकनेंस कवरिंग लार्ज एरिया एंड लार्ज डेप्थ, तो यह तीसरा सही हो जाएगा जियो फिजिकल मेथड से। एसपीटी हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी फॉर द कोहेसिव सॉइल क्ले, तो टाइप्स ऑफ सॉइल दिया, तो एसपीटी हम लोग यूज करते हैं सैंडी सॉइल के लिए, सैंडी सॉइल के लिए, सैंड के लिए यूज करते हैं, सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। डीसीपीटी, डीसीपीटी देखते हैं, डीसीपीटी प्राइमरी फॉर कोहेसिव सॉइल क्ले एंड सिल्ट। और डीसीपीटी यूज करते हैं प्राइमरली फॉर कोहेसिव सॉइल, तो डीसीपीटी में लोग यूज करते हैं कोहेसिव सॉइल के लिए, और पिस्टन टाइप सैंपलर यूज करते हैं क्ले और सिल्ट दोनों के लिए। तो जियो फिजिकल मेथड अगर हम देखें तो इसका अगर राइट आंसर हो जाएगा डी। डीसीपीटी हम लोग क्ले के लिए यूज करते हैं क्योंकि पेनिट्रेट कराते हैं, ये कोहेसिव सॉइल के लिए, और पिस्टन टाइप क्ले और सिल्ट दोनों के लिए यूज करते हैं। तो पहले का ए का थर्ड हो गया, और एसपीटी का 4 हो गया, फिर सी का 1 हो गया, और डी का 2 हो गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दे आर जनरली, जो फिजिकल मेथड, दे आर जनरली नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री of for investigation of the subsurface. Principle of these methods are used for the detection of the geological anomalies such as the cavities and the voids, detention of the buried pipes and other utility, detention of the water bearing aquifer. SPT is suitable only for the corrosionless soil such as the sandy soil. और डीसीपीटी के बारे में अगर देखें तो डायनामिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट इसका पूरा नाम है, इज कंडक्टेड बाय द ड्राइविंग द कोन बाय ब्लो ऑफ ए हैमर। दिस प्राइमरली यूज फॉर द कोहेसिव सॉइल बट इट आल्सो एप्लीकेबल फॉर मीडियम टू फाइन सैंड। तो पिस्टन टाइप सैंपलर, इट इज द यूज फॉर द गेटिंग अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल फ्रॉम सॉफ्ट एंड सेंसिटिव क्ले के लिए यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन का डी आंसर हो गया। अब ये देखेंगे क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल मे बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ, अगर, ये तो गलत हो गया, पहले अगर से कभी भी अनडिस्टर्ब नहीं मिलेगा, ये डिस्टर्ब ही मिलता, तो ये तो गलत हो गया पहला। अगर ड्रिलिंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन क्ले, ये भी तो सही है, दूसरा सही हो गया। तीसरा, हालो स्टेम अगर इज समटाइम्स यूज टू ड्रिल होल इन द सिल्टी सैंड, तो ये भी सही है, तो 2 एंड 3 सही है, सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर। तो अगर ऑप्टेन सैंपल आर हाईली डिस्टर्ब होता है, अगर बोरिंग इज मोस्ट, तो हम लोग बता दिए थे। हालो स्टेम अगर आर समटाइम्स यूज इन द सिल्टी सैंड एंड सैंड, ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा है, द स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट इज अनसुटेबल फॉर द लेयर्ड डिपॉजिट ऑफ द सैंड, लेयर डिपॉजिट ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले, तो ये तो अब देखिए, ये तो ये भी सही है। तो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट इज अनसुटेबल फॉर, तो अनसुटेबल बोल दिया ना, सुटेबल होता है क्ले के लिए, केवल क्ले और समटाइम्स भी सिल्टी सैंड, सेचुरेटेड सैंड, तो ये तो अनसुटेबल होता है, तो ये सही हो गया। द रिजल्ट ऑफ ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन आर रिकॉर्डेड एज द वाटर टेबल कंटूर ओवर द साइट, तो ये भी सही है। क्लोज्ड piezometer are used to measure the pore water pressure in the soil having the low permeability, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 आर करेक्ट। The static cone penetration test has proved valuable for the soil profiling as soil profiling as the soil type can be identified from the combined measurement and resistance। तो इसमें हम लोग
पढ़े हैं स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन में दो तरह के रेजिस्टेंस होता है क्रिएट होता है, दोनों तरह के रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्रीन रेजिस्टेंस और पॉइंट रेजिस्टेंस। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए थे कि किस तरह की सॉइल के लिए यूज करते हैं। तो क्ले के लिए भी यूज करते हैं स्टैटिक कोन पॉइंट से, और समटाइम्स लूज सेचुरेटेड सैंड के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड क्वालिटी सॉइल। तो एरिया रेशियो शुड बी लो, ये भी सही है। कटिंग एज शुड बी थिक, कटिंग एज क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए, ये गलत हो गया। इनसाइड क्लियरेंस शुड बी हाई, ये भी गलत हो गया। आउटसाइड क्लियरेंस शुड बी लो। तो इसका डी यानी फर्स्ट सही है और लास्ट सही है, तो इसका ये सही हो गया और ये सही हो गया। तो कटिंग एज क्या होना चाहिए, कटिंग एज ठीक है तो डिस्टर्ब बार बार करेगा, तो ये थिन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, कटिंग एज थिन होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, ये भी मिनिमम होना चाहिए, लेस देन ये 1 to 3% के बीच में होता है, इससे कम होता है, इसी के बीच में लाई करता है। तो डी आंसर हो गया करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ सॉइल एक्सप्लोरेशन, और इसी से क्वेश्चन, इससे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब कल हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक से एमसीक्यू के साथ। थैंक यू।